आने से पहले लगभग सूचनाएं मृत्यु देती। अब कोई जवान आदमी गुजर गया तब तो कोई सूचना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बुढ़ापे में मौत आती है तो सूचना दे देती है बिना जानकारी के नहीं। जैसे किसी को अरेस्ट करना हो तो पुलिस जज के यहाँ से FIR जब पुलिस थाने में होती है तो जज के यहाँ से वारंट इशू होता है और पुलिस वो वारंट लेकर के किसी को अरेस्ट करने के लिए जाती है, डायरेक्ट नहीं जाती, सूचना भेजती। तो इसी तरह से जब मृत्यु हमें लेने आती है तो उससे पहले वारंट भेजती है। क्या भेजती है? सबसे पहले बाल सफ़ेद होने लगता है तो समझिए कि वारंट आ गया है मृत्यु का कि भैया संकेत मिल गया। उसके बाद दांत टूटने लग गए, आँखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया, चाम लटक गए, पैर लड़खड़ाने लगे, तो समझ जाइए कि ये सब एक एक करके वारंट है और आदमी एक एक वारंट की अवहेलना करते जाता है। जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो समझ जाना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। अब सचेत हो जाइए, अब सजग हो जाइए कि मौत का वारंट आ गया है, अब यहाँ से कभी भी बुलावा आ सकता है। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, जब मृत्यु वारंट भेजती है और बाल जब सफ़ेद होना शुरू होता है तो आदमी सोचता है बाल सफ़ेद हो रहा है, चलो इसको काला करवा लेते हैं। वो जाता है मेहंदी उहंदी लगा के काला करवा लेता है, सोचता है जब काला हो गया तो मौत को थोड़ी पता चलेगा। अब तो बाल काला हो गया, अब जब काला हो गया तो आएगा तो देखेगा इसका बाल सफ़ेद है तो हमें काला है तो लेके नहीं जाएगा। तो आदमी चालाकी करता है कि बाल को काला करवा लेता है ताकि मौत को पता ही ना चले कि इसका बाल सफ़ेद है, तो आ भी जाएगा तो नहीं ले जाएगी। जब दूसरा वारंट आता है, आँखों से कम दिखाई देने लगता है तो आदमी चश्मा लगा लेता है कि नहीं हमको देखना तो ठीक से ही है। आदमी सचेत नहीं हो पाता लेकिन वो व्यवस्था करने लगता है। जब बाल सफ़ेद हुए तो काला करवा लिया, जब आँखों से दिखाई देना कम हुआ तो चश्मा लगा लिया, कानों से सुनाई कम देने लगा तो आजकल मशीन आ गया है, मशीन लगा लिया, और जब दांत टूट गए तो डॉक्टर के यहाँ जाके दांत का सेट लगवा लिया। अब वो लग ही नहीं रहा है, बूढ़ा है एकदम बच्चे की तरह दांत हो गए, जवान जैसा दिखने लगा। अब एक वारंट और आया, चमड़ी लटक गई। तो गरीब आदमी तो नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े सेठ लोग जिसके पास पैसा है वो अस्पताल में जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है, चमड़ी भी टाइट हो जाती है, सही हो जाता है। अब वो आदमी जो 60 का है वो 40 का दिखने लगता है। अब उसको लगता है हम ठीक हैं, अब मौत आएगी भी देखेगा तो जवान आदमी, इसके पास नहीं जाना, बूढ़े के पास जाना। पर ये आदमी की गलतफहमी होती है। हम भले ही वारंट का नज़रअंदाज कर दें, भले ही काले बाल हम करा लें, भले ही मशीन लगा लें, भले ही हम प्लास्टिक सर्जरी करा लें, लेकिन मौत को सब पता है कि कौन व्यक्ति क्या है और किसको हमें ले जाना है, वो कभी चूकती नहीं। जैसे मान लीजिए वो सामने से शेर आ रहा है और कोई आदमी सोचे कि शेर को हम देख रहे हैं तो शेर भी हमको देख रहा है, तो ऐसा करते हैं हम आँख बंद कर लेते हैं, तो हम शेर को नहीं देखेंगे तो शेर भी हमको नहीं देखेगा। और वो आँख बंद कर लिया, उसको लग रहा है हम शेर को नहीं देख रहे हैं, शेर भी हमको नहीं देख रहा। लेकिन जैसे ही आँख बंद किया तभी शेर आया और झपट करके गर्दन पकड़ के काट के खा गया, मर गया आदमी। यही हमको लगता है, हम मौत को जब नज़रअंदाज कर देते हैं, हम मौत को याद करना छोड़ देते हैं, मौत को देखना बंद कर देते हैं, तो हमें लगता है हम तो मौत को याद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको कहाँ से याद करेंगे। तो हम मौत को भूलना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है मौत भी हमें भूल गई होगी। यही भूल हो जाती है। मौत के पास पूरा बायोडाटा है, पूरा लिस्ट है, वो कभी नहीं भूलती। जिस व्यक्ति से आप कर्जा लेते हैं आप भले भूल जाइए, जो कर्जा देता है वो नहीं भूलता, वो पूरा याद रखता है कौन कौन आदमी कितना लिया है और वो आपसे चुका ही लेता है। मौत भी कभी नहीं भूलती, उसको पूरा ध्यान है कि किसकी मृत्यु हमें कब करानी है, किसको लेके जाना है। तो आदमी ये भूल में रहता है कि हम बाल सफ़ेद को काला कर लें, आँखों को ठीक कर लें, कान को ठीक कर लें, पैर को ठीक कर लें और मौत नहीं आएगी। मौत तो आनी है, कभी भी आ सकती है और कभी कभी आकस्मिक भी आ जाती है।
कई जवान लोग होते हैं, लगता है इसका तो अभी जीने का दिन है, खेलने खाने का दिन है, अचानक मौत आ जाती, तो क्या करेंगे? इसलिए साहब ने कहा ये तो अचानक भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बूढ़े हों तो ही आए, ये बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है। तो जो मौत कभी भी आ सकती है तो बेहोशी में क्या जीना? जब मौत का आगमन कभी भी हो सकता है तो मूर्छा में क्या जीना? सदैव सजग होकर जीवन बिताइए, सदैव होश में जीवन बिताइए। जो जीवन सदैव होश में बीतता है वो थोड़े दिन का जीवन भी बहुत कीमती हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 साल की उम्र चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 80, 90, 100 की आयु चाहिए। अगर 30 वर्ष की भी आयु मिल गई और अगर उतना में हमने होश में जीवन बिता लिया तो 30 साल की उम्र भी व्यक्ति को अमर बना देता है। भगत सिंह कितने साल में फांसी पर चढ़े थे? 23 वर्ष में, मात्र 20 और 3 23। और आज उनका नाम घर घर में याद है। 23 वर्ष में भी कोई व्यक्ति अमर बन सकता है और कोई तो 100-100 साल का होता है, पड़ोसी नहीं जानता। क्या फ़र्क है दोनों में? एक ने छोटी सी उम्र में इतना महान काम कर दिया कि दुनिया जान गई। वो आयु ठीक है ना कि 100 साल जी रहा है कोई आदमी और कोई नहीं जान रहा है, अकेले जी रहा है, खा रहा है, अंत में चुपचाप मर भी गया, कोई पड़ोसी भी नहीं जाना। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? जीवन तो ऐसा हो कि थोड़ा ही हो और अमर बना दे व्यक्ति को। जीवन तो ऐसा ही है जो अपने लिए भी जिए और समाज के लिए भी जिए। जीवन तो थोड़ा ही मिले, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि हमें जाना भी है, इस धरती से प्रस्थान भी करना है, और इस भाव के साथ व्यक्ति अपना काम तो करे ही, संसार समाज का भी काम करे। और अगर हम सिर्फ अपने लिए जीकर चले गए, कोई नहीं जानेगा, और वो जीवन शांति का जीवन भी नहीं है, वो तो फिर अगला जन्म ना जाने कहाँ किस योनि में जाना होगा। इसलिए साहब ने कहा कि जीवन मिला है तो ऐसे मत गंवा दीजिए, ऐसे मत बिता दीजिए। कुछ रास्ते के लिए खर्च ज़रूर जमा करिए, और वो खर्च यही है कि जो सत्संग में जो बातें हमें मिलती है उसका उपयोग हम घर में करें, परिवार में करें, समाज में करें। सबसे पहली बात है हम लोगों के साथ इतना बढ़िया व्यवहार रखें, अगर कोई हमें गाली भी दे हम उसको नज़रअंदाज कर दें, कुछ नहीं होता। अगर हमारा मन सही है तो गालियाँ तो बुद्ध को भी मिली, बुद्ध ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज कोई गाली देता है तो आदमी सोचता है हमको गाली देती है, हम तो गोली ही देंगे उसको। कोई लाठी दिया हम तो सीधे जान ले लेंगे उसका, हम कम हैं।